हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। 1991 में इंडिया ने बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस देखी थी जब उसे अपना सोना जापानीज बैंक में रखना पड़ा था। बट फिर भी हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की थी। बट श्रीलंका की हालत वहां तक पहुंच चुकी है कि वो इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। श्रीलंका में बहुत बड़े लेवल पे एक फूड एंड फॉरेक्स आपकी क्राइसिस देखी जा रही है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्राइसिस कैसी है, इसका नेचर क्या है, साथ में हम जानेंगे इसके रीजंस क्या हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि इस क्राइसिस का इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया क्या होंगे, एंड देन विल अंडरस्टैंड कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है, स्पॉट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो फॉरवर्ड एंड स्पॉट कॉन्ट्रैक्टिंग समझने से पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके इमीडिएटली इन द मार्केट सेटल होते हैं और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट आपके समटाइम इन फ्यूचर होते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। अकॉर्डिंगली इसका जवाब दीजिए, बाकी मैं डिस्कस कर ही लूंगी। तो पूरी वीडियो को समझने से पहले फॉरवर्ड एंड स्पॉट मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं या कोई भी आपके जो डेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, राइट। इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग दो तरीके की होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट में कॉन्ट्रैक्टिंग, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट में कॉन्ट्रैक्टिंग। पहले आप समझ लीजिए स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। स्पॉट मार्केट अगर देखा जाए तो स्पॉट मार्केट में सेटलिंग उसी दिन होती है, दैट डे ओनली, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में आए होते हो। फॉरवर्ड मार्केट में कोई फ्यूचर डेट होती है जिस दिन आप ये सेटल करोगे। जैसे इसमें बोल दिया, आज इमेजिन कर लीजिए आपका भी सितंबर चल रहा है, मे बी मैं बोलूँगी 31 दिसंबर को इसको सेटल करना है। अब इमेजिन यहाँ पे आपका फार्मर है, राइट, और ये पोटैटो बेचना चाहता है 30 किलो 200 रुपये के बेचेगा। तो यहाँ पे वादा क्या है कि जो बायर है ना ये इसको 200 रुपये देगा और ये इसको 30 रुपये देगा, राइट, सॉरी 30 किलो आपके पोटैटो मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है, अगर ये आज ही सेटल हो जाए, ये सेटलमेंट अगर आज ही होती है कि ये इसको 200 रुपये दे दे बायर और सेलर इसको 30 रुपये दे, मतलब 300 किलो आपके 30 किलो पोटैटो दे दे, तो इसे स्पॉट एक्सचेंज कहा जाएगा, क्योंकि ये उसी टाइम पे हुई है जिस टाइम पे एक्सचेंज उसी दिन होगी जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ऑन द अदर हैंड फॉरवर्ड में क्या होगा, ये साइन जरूर हो जाएगा पर ये जो एक्सचेंज है वो आपकी 31 दिसंबर में होगी, राइट। अब इसमें अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी कोई कमोडिटी हो गई, आपके शेयर्स हो गए, शेयर्स के साथ भी ऐसा होता है, और साथ में आपकी करेंसी भी होती है। तो फॉरवर्ड हो चाहे स्पॉट मार्केट हो, जो अंडरलाइंग कमोडिटी है जिसको ट्रेड किया गया है वो अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें करेंसीज भी होती है। इमेजिन दिस पर्सन इज सेलिंग, आपका इसके पास यहाँ पे एक तरफ डॉलर है, एक तरफ आपका रुपी है और दूसरी तरफ आपका डॉलर है। तो इस तरीके का एक्सचेंज भी हो सकता है। अगर आज ही सेटलमेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे $1 महाशय ने बेच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं इसको, यहाँ पे ये आपका $1 बेच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं यहाँ पे आपके 70 रुपीज में। अगर ये आज ही सेटल हो जाता है तो उसे स्पॉट एक्सचेंज कहेंगे। लेकिन वहीं पे ये $1 बेचें और 31 दिसंबर की अगर डेट हो तो उस केस में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग फॉरवर्ड एंड स्पॉट मार्केट। अब ये आपके फ्यूचर में आपको काम आएगा कि जो फॉरवर्ड और स्पॉट मार्केटिंग है वो करेंसीज में भी होती है, राइट। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अब जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी श्रीलंका में हुई है वो किस तरीके की है। उसमें देखा जाए तो उसको 3 फ्रंट्स में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जो श्रीलंका की करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है ऑलमोस्ट 20%, मतलब लास्ट टाइम 2-3 मंथ्स पहले अगर आप देखें वहां से लेके अब तक 20% करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है। इसके साथ आपका फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ज्यादा घटाव देखा गया है, टू द एक्सटेंट कहाँ $7.5 बिलियन था टू 2.8। अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट आधे से कम हो चुका है। Now this is a worrisome news from any country कि उसका फॉरेक्स आधे से ज्यादा कम हो गया हो। इमेजिन इंडिया का 600 से $300 बिलियन हो जाए तो। साथ में इकोनॉमी भी ओवरऑल श्रिंक कर गई है 3.6%, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है ओवरऑल। सो दिस हैज इम्पैक्टेड ओवरऑल आपकी फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखा गया है। तो ये 3 सबसे बड़े फंडामेंटल जो आप पॉइंट्स देखेंगे कि क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स एंड राइजिंग आपकी फूड प्राइसेस, इन 3 शेप्स एंड साइज में ये देखी जा रही है। ओवरऑल आपकी श्रीलंका में क्यों क्राइसिस हुई है उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आप क्राइसिस समझ जाओगे। दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी। श्रीलंकन इकोनॉमी इज इंपोर्ट डिपेंडेंट।
क्यों? इसका मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स भी इंपोर्ट होते हैं। दूसरा, हेविली ड्रिवन बाय टूरिज्म। 10% ऑफ जो श्रीलंका की जो जीडीपी है वो टूरिज्म से आती है, 10% ऑफ जीडीपी। थर्ड इज फॉरेन डेट श्रीलंका काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 60% है, वो भी ऐसे सोर्सेस है जिसको सर्विस करना बहुत डिफिकल्ट है। चाइना का नाम तो सुना ही होगा, उसको सर्विस करना मुश्किल हो जाता है। नाउ दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो श्रीलंका में हो रही है। चलिए आगे समझते हैं रीजंस कि ये तो क्या कहते हैं बिसाज पिछी थी, बाकी हारने की वजह क्या थी कि ऐसा क्यों हुआ। उसका सबसे पहला जो ट्रिगरिंग पॉइंट था, जो फ्यूल था, वो उसे कोविड ने प्रोवाइड किया। कोविड की वजह से ग्लोबली टूरिज्म खत्म हो गया। टूरिज्म खत्म होने से श्रीलंका में फॉरेक्स आना बंद हो गया, मतलब टूरिज्म जो कि 10% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था उसे फॉरेक्स आना कम हो गया, और यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। नाउ फॉरेक्स इज व्हाट? फॉरेक्स आपको क्यों चाहिए होते हैं डॉलर? क्योंकि किसी भी कंट्री की बीओपी शीट में क्या होता है, और आई ऑलवेज सेज कि एक आपके इंपोर्ट होते हैं और दूसरे आपके एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट से जो डॉलर आ रहा है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंपोर्ट, अदरवाइज कंट्री इंपोर्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक्सपोर्ट में जो डॉलर आता है उसी को तो यूज करते हैं हम इंपोर्ट खरीदने के लिए, रूपी में थोड़ी ना कोई बाहर जाके आपसे एक्सचेंज करने वाला है। नाउ इन दिस केस इंपोर्ट के लिए, क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंस है, श्रीलंका फूड के लिए भी क्या करती है, इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है। डॉलर आपका आ रहा था फॉरेन डेट से और टूरिज्म से, और टूरिज्म ही क्या हो गया यहाँ पे, मर गया। डॉलर की सप्लाई कम हो गई। जब आपकी डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डॉलर और जो बाकी करेंसी होती है वो अक्सर कंपटीशन में होती है। अगर डॉलर की सप्लाई कम हो जाए मतलब इसकी डिमांड बढ़ जाती है, राइट ना? अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी, राइट, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। दिस इज ऑलवेज ट्रू। डिमांड और प्राइस का कर्व हमेशा आपका ऐसा होता है, अगर इसकी डिमांड बढ़ी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ी तो इसको खरीदने के लिए आपको ज्यादा श्रीलंकन रुपी देने पड़ेंगे ना। पहले आप चलो 70 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब 200 रुपए में आप खरीद रहे हो, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, इसलिए लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार है। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो क्या होती है, जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब हो क्या रहा है, इस प्रोसेस में बहुत सारा श्रीलंकन मनी श्रीलंका की इकोनॉमी में पहुंच गया है। ये जो 200 रुपए मार्केट में जा रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए, ये श्रीलंका की इकोनॉमी में पहुंच गया, तो श्रीलंका की जो मनी है उसकी वैल्यू कम हो गई। ओवरऑल इन्फ्लेशन देखने को मिला आपको। क्या हो गया ऐसे इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा फर्क पड़ा फूड पर। क्यों? फूड ने 2 तरीके से मार खाई। एक तो श्रीलंका के जो रुपी है उसकी वैल्यू कम हो गई, ऊपर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे आप फूड को। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं है ना, आप फूड के लिए ही इंपोर्ट डिपेंडेंट है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो दिस हैज बिकम अ पेन फॉर श्रीलंका, एंड इसके ऊपर जो काम किया दैट वाज स्टेट। तो सबसे पहले रीजन क्या था? कोविड। दूसरा जो प्रॉब्लम था दैट इज स्टेट का एक्शन। श्रीलंकन गवर्नमेंट चाहती थी कि श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनाया जाएगा। 100% ऑर्गेनिक स्टेट के लिए उन्होंने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर से बैन लगा दिया। अब आई अंडरस्टैंड आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हो, तो लेकिन चीजों को ग्रेजुअली किया जाता है। यहाँ ऑल ऑफ अ सडन चीज से क्या होगा, एग्रीकल्चर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो गई, आप इंपोर्ट फूड कर नहीं पा रहे, आपके पास डॉलर नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, साथ में आपने फूड की प्रोडक्शन कम कर दी। मतलब आपने क्या किया, सप्लाई हर तरीके से कम होती जा रही है, डिमांड हर तरीके से बढ़ती जा रही है। सो दिस इज अ परफेक्ट स्पेस कि जहां से इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। Now this has what happened in श्रीलंका की जो उनकी जो पॉलिसी है उसने नुकसान किया। साथ साथ में फॉरेन डेट ऐसा है ही जिसकी वजह से सर्विसिंग नहीं हो पा रही, जिसके से रेटिंग कम है, आप आसानी से और डेट नहीं ले सकते। ओवरऑल स्टेट कहती है इसमें उनका कोई गलती नहीं है, स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसीलिए जो स्टेट का रिस्पॉन्स है वो इसी तरीके का है। तो स्टेट ने क्या किया, सबसे पहले अपने पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के अंदर इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। साथ में क्या किया, आर्मी को कुछ पावर दे दी गई। आर्मी को क्या पावर दी गई कि वो क्या करेंगे, ट्रेडर्स अगर फूड में डील कर रहे हैं तो उनसे फूड लेके अपने आप मार्केट में गवर्नमेंट की रेगुलेटेड प्राइस पे बेचेंगे। कि अगर ट्रेडर अगर 200 रुपए में बेच रहा है तो आर्मी उनसे छीन लेगी, सीज कर लेगी, 100 रुपए में बेचेगी क्योंकि गवर्नमेंट की प्राइसेस हैं। साथ में आर्मी को ये पावर दी गई कि फॉरेक्स उसी जगह यूज किया जाएगा जहां पे एसेंशियल गुड्स खरीदे जा रहे हैं। इससे क्या हुआ, और साथ में गवर्नमेंट ने बोला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम वापस नहीं करेंगे। साथ में सेंट्रल बैंक को भी कुछ पावर दी गई। सेंट्रल बैंक ने स्पॉट एक्सचेंज एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज में करेंसी को दोनों जगह रोक दिया, राइट। स्पॉट
एंड फॉरवर्ड दोनों। मैंने समझाया था ना कि आपकी करेंसी भी स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट में ट्रेड होती है। बैंक ने क्या बोला है, बैंक सेड कि जो 200 रुपए से ज्यादा आप नहीं दोगे, श्रीलंकन की जो मनी है वो श्रीलंकन रुपी होता है, दैट्स आई एम यूजिंग वर्ड रुपी। 200 रुपए से ज्यादा आप नहीं दोगे डॉलर के लिए, $1 के लिए नहीं दोगे, मतलब जो करंटली ऐसा, तो ये स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी, मतलब लिमिटेशंस लगा दी कि 200 रुपए से ज्यादा नहीं दोगे। साथ में बोला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग तो अभी आप करोगी नहीं, क्योंकि स्पेकुलेशन से क्या होगा, और जो हमारी श्रीलंकन रुपी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो स्टेट की पॉलिसीज हैं वो और काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है। जैसे वो कह रहे नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हम रिड्यूस नहीं करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उल्टा हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे ना, प्रोडक्शन कम हो रही है इस चीज से। गवर्नमेंट शुड हैव थॉट अबाउट दिस। साथ में जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक है ना, वो मार्केट के डिसिप्लिन के अगेंस्ट चली जाती है। यू कैन, आप मार्केट को थोड़ा रेगुलेट कर सकते बट कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। अब डिमांड एंड सप्लाई को आप हर्ट करोगे तो और नुकसान होगा। रीजन, आपने ट्रेडर्स पे कंट्रोल लगा दिया, राइट? ट्रेडर्स पे कंट्रोल लगाते तो मार्केट में गुड्स ही नहीं लेकर आएंगे। जब मार्केट में गुड नहीं होंगे तो और स्कैसिटी हो जाएगी, राइट? और स्कैसिटी हो जाएगी तो इन्फ्लेशन और नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती जा रही है ट्रेडर्स को, और मतलब आप इन्फ्लेशन के लिए ग्राउंड क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, स्पेकुलेटर ट्रेडिंग इतनी बुरी नहीं होती कि आप पहले से ही, जो मैं डिस्कस करूंगी आगे, कि स्पेकुलेटर ट्रेडिंग इट्स एक्चुअली बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ, अगर आप फॉरवर्ड और जो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट सुने हैं, कि अगर यहाँ पे बायर होता है और यहाँ पे आपका सेलर होता है, राइट? जब ये किसी ट्रेडिंग में जाते हैं तो सेलर एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस कम होगी, बायर एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस बढ़ेगी, कि ये उम्मीद करता है कि 250 के आसपास शायद प्राइस हो जाएगी 1 किलो आलू की, और ये उम्मीद करता है कि शायद ना 100 रुपए के आसपास हो जाएगी 1 किलो आलू की, एंड दैट्स व्हाट दोनों कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। इसीलिए ये पहले ही अपना सामान निकाल देता है और इसीलिए ये पहले ही प्राइस सेट कर देता है। दोनों कहाँ 150 पे आके सेटल हो जाएंगे, राइट? क्योंकि इसको तो लग रहा है 200 रुपए बाद में पे करने पड़ेंगे, तो 150 में ही कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लेता हूँ। इसको लगता है कि मेरी सामान की कीमत कम हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी, इसलिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ। ओवरऑल हुआ क्या, स्पेकुलेशन की वजह से प्राइस में इक्विलिब्रियम आ गया, 200 ना 100, 120। स्पेकुलेटेड ट्रेडिंग इतनी बुरी नहीं होती जितना श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मान लिया है, एंड दैट इज द रीजन। अब आते हैं इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया। इंडिया पे इम्प्लीकेशंस इसके ये देखे जाते हैं कि जो श्रीलंका है वो इंडिया का शार्क कंट्रीज में वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। श्रीलंका इंडिया का ग्लोबली लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, कि इंडिया, श्रीलंका जब देखता है इंडिया क्या है तो इंडिया उसका लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर आ जाता है। इस केस में एक्सपोर्ट की पेमेंट्स नहीं हो पा रही है, बहुत डिले हो चुकी है, और श्रीलंका का जो इंडिया के साथ ट्रेड है वो $3.6 बिलियन है, उसमें से $1.7 बिलियन का इंडिया को क्या कहते हैं सरप्लस ही होता था। तो हमारे लिए तो नुकसान हो रहा है इस चीज़ में, ऊपर से ओवरऑल अगर चाइनीज इंटरफेरेंस हुआ तो और नुकसान हो जाएगा, बिकॉज दोनों कंट्री ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किए हैं। इंडिया का $400 मिलियन का है तो उनका $1 बिलियन के आसपास का है। ओवरऑल चाइनीज इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी और हमारे प्रोजेक्ट्स भी इम्पैक्ट हो जाएंगे, जैसे कनकेथुरई में है, पालाई में है। दीज आर द प्रोजेक्ट जो कि इंडिया ने बनाए हैं, या फिर इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट है। आप आसानी से ये देख सकते हैं इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। पहले तो लाइन ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं, IMF का रोल होता है BOP क्राइसिस में वो, और साथ में डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे ट्रेड, जैसे FDI को डाइवर्सिफाई करना और टैक्सेशन को इम्प्रूव करना। ओवरऑल श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड रेजिलियंस लानी पड़ेगी, मतलब अपने सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, सिर्फ टूरिज्म पर रिलाई नहीं कर सकती। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली नहीं होते और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट आपके फ्यूचर में होते, तो स्टेटमेंट एक्चुअली दोनों ही गलत है ये, राइट? नाउ दैट इज द आंसर, देन यू आर राइट। अगर हमारा वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वी प्रेजेंट है जस्ट टू हेल्प यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.